So let's start with today's session and let's do the important news which are there in the current affairs section. Let's start with the news. First important news is that government unveils Bharat Gen, an AI-based multimodal large language model for Indian languages. सो भाई इंडिया का इंडिजीनियसली बिल्ड एआई सिस्टम आ गया है। आपने चैट जीपीटी देखा होगा, आपने क्लॉड एआई सुना होगा, आपने जेमिनी सुना होगा। तो अब इंडिया का जो एआई है उसका नेम क्या है? भारत जेन। भारत जेन, इट इज एन एआई बेस्ड मल्टी मॉडल large language model for Indian languages. So yesterday I think Gurleen you were asking me sir इंडिया का AI का नेम आ गया क्या? तो इंडिया का जो AI है उसका नाम क्या होने वाला है? भारत जेन। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जो है हमारे जितेंद्र सिंह, ही लॉन्च्ड भारत जेन, एन इंडिजीनियसली डेवलप्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल फॉर इंडियन लैंग्वेजेस on June 2nd. Bharat Gen aims to revolutionize AI development across India's linguistic and cultural spectrum. So आपको अभी ये पढ़ के लग रहा होगा कि भारत जेन AI मॉडल है, ठीक है, मल्टी मॉडल LLM है ये तो, बट इसका इतनी क्लैरिटी अभी आपको आई नहीं होगी। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय AI बेस्ड मल्टी मॉडल LLM फॉर इंडियन लैंग्वेजेस। तो AI बेस्ड मल्टी मॉडल इसका मतलब ये होता है कि इट इज अ स्मार्ट AI सिस्टम that can understand and respond in many Indian languages. तो भाई ये किस बेसिस पर इसको बनाया गया? इंडियन लैंग्वेजेस के बेसिस पे इसको बनाया गया है। ये एआई सिस्टम है एंड ये मल्टी मॉडल है। मल्टी मॉडल मतलब इसके अंदर आप टेक्स्ट टाइप करोगे तब भी आपको रिस्पॉन्स देगा, इसके अंदर आप इमेज अपलोड कर दोगे तब भी आपको रिस्पॉन्स देगा, इसके अंदर अगर आप स्पीच बोलोगे जैसे तो वो अपलोड कर दोगे तब भी आपको रिस्पॉन्स देगा। तो यूजिंग मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ इनपुट लाइक टेक्स्ट, वॉइस, इमेजेस और इवन वीडियो। सो इसको मैंने ब्रेक डाउन किया है। भारत जेन इज एन एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मल्टी मॉडल मीन्स you can put different type of inputs in that, speech, text, image, whatever you want to put in. Then LLM means large language model means lot of data set has been put into this AI system. data set जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर data set है वो इसके अंदर पुट किया है। तो इसको हम वर्ड बाय वर्ड अगर हम समझें तो AI based means it is built using artificial intelligence so that it can think and respond like a human. AI में आपको लगता है कि AI के अंदर इंटेलिजेंस तो ह्यूमन लाइक है, बट इमोशंस हैं क्या उसके अंदर? इमोशंस जो होते हैं एक ह्यूमन के अंदर, तो आई एम नॉट वेरी श्योर कि AI के अंदर इमोशंस हैं या नहीं, बट इंटेलिजेंस कैसी है? ह्यूमन लाइक, जैसे उससे आप कुछ भी बोलोगे तो वो आपको रिस्पॉन्ड करेगा। मल्टी मॉडल मीन्स इट कैन टेक एंड अंडरस्टैंड मोर देन वन टाइप ऑफ इनपुट लाइक टेक्स्ट, वट एवर यू टाइप, स्पीच, वॉट यू से, इमेजेस, वॉट इट सीज एंड वीडियोज दैट इट वॉचेस। तो AI भी समझ में आ गया, मल्टी मॉडल भी समझ आ गया। लार्ज लैंग्वेज मॉडल मीन्स इट इज ट्रेन्ड ऑन huge amount of data so that it can understand the language, translate, answer questions, summarize and chat like a human. Indian language के ऊपर इसको प्रिपेयर किया मीन्स इट दिस मॉडल इज स्पेसिफिकली ट्रेन टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड इन इंडियन लैंग्वेजेस। इसके अंदर इंडियन लैंग्वेज पे टाइप करोगे तो ये रिस्पॉन्स भी इंडियन लैंग्वेजेस में ही देगा, हिंदी, पंजाबी, तमिल, बंगाली, तेलुगु एक्सेट्रा। भारत जेन, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स it's a smart AI tool that can read, listen, see, speak in Indian languages like a super assistant that understand text, voice, image all in your mother tongue. तो भारत जेन जो है ये हमारा इंडिया का इंडिजीनियस AI सिस्टम है। भारत जेन इन एक्शन इन रियल वर्ड एग्जाम्पल, तो कैसे होगा इसका? सपोज अ फार्मर सेंड्स अ फोटो ऑफ अ क्रॉप एंड फार्मर आस्क इन पंजाबी व्हाट डिसीज इज दिस। The AI will look at the image and listen to the voice and AI will reply in पंजाबी विद एडवाइस। तो हो गया ना भारत का इंडिजीनियसली बिल्ड AI सिस्टम। नाउ डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन की अगर बात करें तो उसको डेवलप किसने किया है? डेवलप्ड अंडर द नेशनल मिशन और इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम्स। तो इस मिशन के अंदर इसको डेवलप किया गया है, इंप्लीमेंटेड थ्रू द TIH फाउंडेशन ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग एट IIT बॉम्बे। तो इनके थ्रू इंप्लीमेंट किया जाएगा। एनी वन ऑफ यू, क्या आप में से किसी को पता है व्हाट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स? आप लोग इतना सोशल मीडिया पे प्रेजेंट रहते हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है? नहीं, नो। इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग दो टर्म्स हैं आपके सामने, और ये दो टर्म्स आपको पता होनी चाहिए बिकॉज यू पीपल आर देयर ऑनलाइन सर्चिंग
लॉट ऑफ थिंग्स। तो आपको ये नहीं पता इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स मीन्स Internet of Things means those physical objects which are connected to the internet, devices talking to each other or using sensor software data. तो basically everyday physical objects कौन से हो गए? जैसे watch, जैसे like I am wearing this watch. So this watch is Internet of Things. How? This watch is connected to the internet. This watch has sensor. This watch can analyze my footsteps. This watch can analyze my heartbeat, pulse rate. बोलो yes or no? So watch, स्मार्ट वॉचेस, स्मार्ट कार्स एंड फ्रिज भी आ गए हैं ऐसे, जिसमें आप चीज़ें रखोगे वो बता देते हैं कि ये इसकी लाइफ ये है, इतनी है, बस ये खराब होने वाला है। समझ में आई बात या नहीं? सो इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स आर फिजिकल ऑब्जेक्ट्स लाइक फैन और फ्रिज, वॉच, कार एक्सेट्रा कनेक्टेड टू द इंटरनेट, टॉकिंग टू ईच अदर यूजिंग सेंसर सॉफ्टवेयर एंड डेटा। Imagine your home appliances like your AC, lights, TV, talking to each other and to you also, just like friends on WhatsApp. तो आपकी वॉच जो है आपको दिखा देगा आपको कि आपने इतने फुट स्टेप्स ले लिए हैं, आपकी इतनी पल्स रेट है, बताएगा ना। सिमिलरली आपने देखा स्मार्ट लाइट्स भी आ गई हैं, जब आप रूम से बाहर जाते हो तो वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती हैं। AC भी आ गए हैं स्मार्ट, जो ऐसे ऑफ हो जाते हैं। तो ये सारे क्या हैं? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो रियल लाइफ एग्जांपल क्या है? स्मार्ट वॉच ट्रैक्स योर स्टेप्स एंड हार्ट रेट, स्मार्ट बल्ब कैन टर्न इट ऑफ, एंड स्मार्ट फ्रिज कैन टेल यू व्हाट फूड आइटम्स आर अबाउट टू एक्सपायर, एलेक्सा लिसन्स एंड परफॉर्म टास्क लाइक प्लेइंग म्यूजिक और स्विचिंग ऑन द लाइट्स। तो हाउ इंटरनेट ऑफ थिंग्स वर्क्स? तो दे हैव सेंसर्स, दे आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट, दे सेंड एंड रिसीव डेटा एंड बेस्ड ऑन द डेटा दे टेक एक्शन ऑटोमेटिकली और शो रिजल्ट्स टू द यूजर। सो दीज आर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसको हम रियल लाइफ के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं? तो इसको एग्जांपल अगर आपको यूज करना है एक सेंटेंस के अंदर, तो कैसे यूज करोगे? द इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज चेंजिंग हाउ वी लिव एंड वर्क। तो अगर आज आपको पता चल गया कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, बट अगर मैं आपको ये ना बताऊं, अगर इफ समवन सेज टू यू दैट गुरलीन इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज चेंजिंग हाउ वी लिव एंड वर्क, तो क्या आप इसको कॉम्प्रीहेंड कर पाओगे? इंटरनेट ऑफ थिंग्स पहले हमें नहीं पता था, बट अब हमें पता चल गया। अगर कोई पर्सन ये कह रहा है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज चेंजिंग हाउ वी लिव एंड वर्क, so that means that person is talking about those objects which are connected to the internet. They have sensors and they can communicate with you, give you data, give you real time information. So these are internet of things. Another example is, thanks to internet of things I can control my home lights from my phone. So this is how you use it in a sentence. Now let's talk about internet of everything. ये तो है internet of things. What is internet of everything? बेसिकली मैं ये करवा क्यों रहा हूँ? भारत जेन के बारे में करवा रहा था मैं। भारत जेन डेवलप किसने किया है और इम्प्लीमेंट कौन करने वाला है? तो इम्प्लीमेंट करने वाला है TIH फाउंडेशन ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग एट IIT बॉम्बे। सो वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग। तो इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग जो है ना, बेसिकली इट इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्या है ये? उसका नेक्स्ट लेवल। बेसिकली वो तो फिजिकल आइटम्स थी जो इंटरनेट से कनेक्टेड थी और आपको डेटा दे रही थी। इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग जो है ना, इट कनेक्ट्स नॉट जस्ट थिंग्स। ये सिर्फ थिंग्स को नहीं कनेक्ट करती, वॉच को, बट रादर इट कनेक्ट्स पीपल, डेटा एंड इट प्रोसेसेस आल्सो। एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू इंटरनेट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग। So they can work together in a smarter way. Internet of Things is like connecting gadgets. Internet of Things तो क्या है? Gadgets को connect कर दिया। Internet of Everything is like connecting gadgets plus people plus applications plus systems. So this is Internet of Everything. Let's take a real example. Suppose imagine you are driving home in a smart car. Your car senses that you are 10 minutes away. So this data is transferred to your home. जो घर पे गया सेंसर से वहां पर डेटा, एंड योर होम सिस्टम प्रोसेसेस द डेटा एंड टर्न्स ऑन द AC कि आ गए हैं सर, ठीक है, मैडम आ गई हैं घर, तो AC टर्न ऑन हो गया। नाउ यू गेट अ नोटिफिकेशन ऑल्सो, वेलकम होम, AC इज ऑन। सो एवरीथिंग इज कनेक्टेड, यू कैन सी दैट। सो दिस कार इज अ थिंग, डेटा इज ऑल्सो कनेक्टेड। डेटा गया वहां पर, डेटा को प्रोसेस किया और उसने क्या ऑन कर दिया? AC। और AC जब कनेक्ट हुआ उसके बाद आपको भी आपके वॉच के ऊपर मैसेज आ गया, वेलकम होम, AC इज ऑन। तो पीपल भी तो कनेक्ट हो गए कि नहीं? इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग। इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग इज इन एक्शन इज ऑल फोर एलिमेंट्स वर्किंग टुगेदर। तो ये स्मार्टर वर्ल्ड की तरफ हम जा रहे हैं आने वाले टाइम के अंदर। एक मैंने वीडियो देखी थी, मैंने एक वो AI बेस्ड ही था सारा, तो
वो फेस रिकॉग्निशन पे, उसका ना फेस रिकॉग्निशन पे वो काम करता था, और या फिर फिंगरप्रिंट्स थे कुछ। तो वो पता नहीं बारिश हो रही थी बाहर, तो उसने किया, वो कहना मिस मैच है, मिस मैच है। तो वो कुछ बोला था, उसने बोला गेट लॉस्ट, पता नहीं ये वो, पता नहीं उसने फायर चला दी अंदर, पता नहीं क्या कर दी। तो इसके प्रॉज एंड कॉन्स भी हो सकते हैं। वो एड थी एक ऐसी, मैंने देखी थी। तो ये समझ में आया इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग। नाउ भारत जेन्स विजन क्या है? भारत जेन जो है हमारा एआई मॉडल जो बना है, इट इज द नेशनल मिशन एम्स टू क्रिएट एआई दैट इज एथिकल, इंक्लूसिव, मल्टीलिंगुअल एंड डीपली रूटेड इन इंडियन वैल्यूज एंड एथोस। मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म है, बेसिकली यू कैन पुट इन एनी टाइप ऑफ टेक्स्ट इन एनी लैंग्वेज, 22 इंडियन लैंग्वेजेस, इमेजेस, मोडालिटीज आप अपलोड कर सकते हो। सोशल सेक्टर पे क्या होगा? इट विल एम्पावर द क्रिटिकल सेक्टर सच एज हेल्थ केयर में इसका यूज हो सकता है, इसका एजुकेशन में यूज हो सकता है, एग्रीकल्चर में यूज हो सकता है, गवर्नेंस में यूज हो सकता है। देन cultural preservation, in order to promote cultural identity and regional development, Bharat Gen provides technology and tools that will support the development of region specific consent by seamlessly translating across local languages and dialects. ठीक है जी, तो नेक्स्ट न्यूज कर ले हम। नेक्स्ट न्यूज इज प्राइम मिनिस्टर मोदी होल्ड टॉक्स विद पैराग्वेन प्रेसिडेंट पैलाकियोस। पैलासियोस बोलेंगे या बोलेंगे इसको। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हेल्ड डेलीगेशन लेवल टॉक्स विद पैराग्वेन प्रेसिडेंट सैंटियागो पीना। तो इसका नेम क्या है प्रेसिडेंट का, पैराग्वेन प्रेसिडेंट का? सैंटियागो पीना, इन न्यू दिल्ली। तो ये न्यू दिल्ली में आए थे जी, ठीक है। पैराग्वे के प्रेसिडेंट जो थे वो कहाँ आए थे हिमांशी? न्यू दिल्ली में आए थे। एंड उनका नेम क्या है पैराग्वे के प्रेसिडेंट का? सैंटियागो पीना, ठीक है। पैलासियोस बोलो, उनका मतलब ये पूरा नेम ही है उनका, ठीक है। ही इज ऑन अ 3-day विजिट टू इंडिया टू एक्सप्लोर वे टू एक्सपैंड कोऑपरेशन। दोनों देशों के बीच में कोऑपरेशन बढ़ानी है इंडिया और पैराग्वे में। इट इज हिज फर्स्ट विजिट टू इंडिया एंड ओनली द सेकंड ट्रिप बाय अ प्रेसिडेंट ऑफ द साउथ अमेरिकन कंट्री। तो ये जो है सेकंड ट्रिप है, ठीक है। इंडिया में फर्स्ट है, बट इंडिया के अंदर साउथ अमेरिकन कंट्री के ये सिर्फ सेकंड प्रेसिडेंट जो अभी आए हैं। इससे पहले एक और आए होंगे साउथ अमेरिका की कंट्री के कोई, ही इज द सेकंड वन। देन मोदी एंड पीना हेल्ड अ डिस्कशन ऑन एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ रिलेशंस टाइज। तो सारे जो रिलेशंस जिन जिन फील्ड में हैं उन पे सब पे बात हुई, जैसे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, डिफेंस एंड सिक्योरिटी, ठीक है, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी। तो सारे रिलेशंस पे बात हुई कि किसमें हम कोऑपरेट कर सकते हैं, किसमें हम एक दूसरे के साथ अपना ट्रेड बढ़ा सकते हैं। देन हमने क्या साइन किया जी? अभी तो नहीं साइन किया, बट पहले से साइन किया हुआ है। मिस्टर मोदी ऑल्सो रेफर टू द न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली ने साइन किया हुआ है, क्या साइन किया है बेटे जसकीरत, क्या साइन किया है? प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। हमने पैराग्वे के साथ क्या साइन किया हुआ है? नॉट विद पैराग्वे, रादर विद अ ब्लॉक। उसका नाम क्या है? इसका नेम नोट डाउन करो आप, मर्कोसर। मर्कोसर, इट इज अ ट्रेडिंग ब्लॉक। क्या है ये? एक ट्रेडिंग ब्लॉक है। इसके अंदर कितने देश हैं? अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे एंड उरुग्वे, ठीक है। हाँ जी, मुझे पता था कि आप ये क्वेश्चन पूछोगे। ये एफटी एंड पीटीए में क्या डिफरेंस है? नहीं, थोड़ा सा क्लियर कट बताओ, एफटीए क्या है? फुल फॉर्म तो ठीक है, बट है क्या वो? हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम पीटीए, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट? नहीं, ऐसा नहीं है। उसके स्कोप में डिफरेंस होता है बस। स्कोप, स्कोप समझते हो आप? देर आर लॉट ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, जिसको हम पीटीए बोल देते हैं, एफटीए बोल देते हैं, सीपा बोल देते हैं, सीईपीए, सीका बोल देते हैं, सीईसीए। तो बहुत तरह के हमारे पास फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं। बस एक आप ये ब्रॉडली एक चीज ये समझ लो कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो होता है ना, ये वन कंट्री एंड अनदर कंट्री, 2 कंट्रीज में भी हो सकता है, ठीक है। तो बाइलेटरल भी हो सकता है, ये मल्टीलेटरल भी हो सकता है, मीन्स विद अ ग्रुप। तो जैसे ये मर्कोसर एक ग्रुप है, कितनी कंट्रीज का ग्रुप है? 4 कंट्रीज का ग्रुप है। इसके साथ इंडिया का क्या है? पीटीए। तो ये क्या है? एक ट्रेड को बूस्ट करने का एक टूल है। अगर इंडिया ने किसी देश के साथ पीटीए साइन कर लिया तो उसके अंदर ना पॉजिटिव लिस्ट गुड्स की आती है। पॉजिटिव लिस्ट में क्या होता है कि ये वाले गुड्स जो हैं, वो वाली कंट्री हमारे कंट्री में मार्केट एक्सेस मिलेगा उसको, वो बेचे हमारे कंट्री में आके, ठीक है। द अदर कंट्री विल गेट द एक्सेस टू द मार्केट, है ना।
हमें क्या चाहिए, नए नए कस्टमर चाहिए, हमें क्या चाहिए, मार्केट चाहिए कि हम अपने प्रोडक्ट को बेच सकें। बट वो प्रोडक्ट जब इंडिया में आते थे तो उनके ऊपर टैरिफ्स लग जाते थे, टैक्स लग जाते थे। टैक्स लगने के कारण वो जो है कॉम्पिटिटिव नहीं रहते थे। कॉम्पिटिटिव होने चाहिए ना, अगर वो चीपर होंगे, कंपेटिटिव होंगे, तभी तो वो बिकेगा माल, बोलो यस और नो। तो अगर टैरिफ लग जाते थे तो जो उस मार्केट के अंदर जो प्रोडक्ट्स आते थे वो एक्सपेंसिव होते थे। एंड देयरफॉर पीटीए क्या करेगा, एक लिस्ट बनाएगा, पॉजिटिव लिस्ट, जिसके अंदर गुड्स का नेम होगा, जो दोनों कंट्रीज ने डिसाइड किया है कि आप हमारी कंट्री में ये गुड्स बेच लेना, पॉजिटिव लिस्ट बोलते हैं, और हम आपकी कंट्री में ये गुड्स बेच लेंगे। ये गुड्स अगर आप हमारी कंट्री में बेचोगे, वी विल नॉट इम्पोज एनी टैरिफ अपॉन दैट। जब व्हेन वी विल सेल आवर गुड्स टू योर कंट्री, यू विल आल्सो नॉट इम्पोज, यू शुड आल्सो नॉट इम्पोज टैरिफ ऑन आवर गुड्स। तो दोनों को ट्रेड प्रेफरेंस, ये ट्रेड को बूस्ट करने के लिए होता है। अब रही बात कि सर पीटीए, एफटीए, सीपा, सीका में डिफरेंस क्या होता है। पीटीए जो होता है, इट इज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू फ्यू आइटम्स गुड्स जो उन्होंने कंट्रीज ने डिसाइड कर दिए, पॉजिटिव लिस्ट दे दी। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इज लिटिल बिट ब्रॉडर देन पीटीए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर मोर आइटम्स आर इंक्लूडेड एंड अ नेगेटिव लिस्ट इज प्रिपेयर्ड। यहाँ पर पॉजिटिव है, वहां पर क्या प्रिपेयर होती है, नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होता है कि ये गुड्स नहीं आप बेच सकते हमारी कंट्री में, ठीक है। पॉजिटिव लिस्ट वाले आप हमारी कंट्री में बेच लो, वी विल नॉट इम्पोज एनी टैरिफ, ठीक है। तो उसमें थोड़ी सी ब्रॉडर इन स्कोप है, उसमें आइटम्स थोड़ी सी ज्यादा होती हैं। मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव जो होता है सीपा होता है, CEPA, उसकी फुल फॉर्म अभी हम देखेंगे। इट इंक्लूड्स ट्रेड इन गुड्स, सर्विसेज एंड इवन इन्वेस्टमेंट्स ऑल्सो। तो बेसिकली इट इज अ ओवरऑल पैकेज, कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज विच इंक्लूड्स गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड रेगुलेशंस ऑफ द थिंग्स ऑल्सो। तो इट इज मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव, सबसे बड़ा वही होता है। जिस कंट्री के साथ हमारा सीपा हो गया, समझ लो कि उसके साथ हमने मोस्ट ब्रॉडर वे के अंदर एक ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है। समझ में आई? हाँ हाँ, अभी मैं दिखाऊंगा ना आपको कि इंडिया का किसके साथ सीपा है, किसके साथ सीका है, किसके साथ पीटीए है। अब मर्कर्सर जो है, इट इज अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज, 4 कंट्रीज हैं, अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे एंड उरुग्वे। तो अब ये पेपर में क्वेश्चन बन सकता है कि भाई अभी रिसेंटली पैराग्वे के प्रेसिडेंट तो आए, चलो वो बातें उन्होंने करी कि हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर रिलेशंस एंड कोऑपरेशन, कैसे बढ़ा सकते हैं हम। बट द थिंग इज कि ये जो है आपको पता होना चाहिए, मर्कोसर जो है इट इज अ ग्रुप ऑफ साउथ अमेरिकन कंट्रीज, जिसके अंदर अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे एंड उरुग्वे है। इज दैट क्लियर? सो लेट्स मूव अहेड नाउ। ऑन द विजिट बोथ द कंट्रीज हैव क्रिएटेड अ जॉइंट कमीशन ऑल्सो। क्या बनाई है? ज्वाइंट कमीशन। ये ज्वाइंट कमीशन क्या करेगी? बेसिकली रिव्यू करेगी एडवांस द कोऑपरेशन, दोनों में कोऑपरेशन बढ़ाएगी दोनों देशों के बीच में। और मोदी जी ने प्रेज किया है पैराग्वे के प्रेसिडेंट को, बिकॉज पैराग्वे के प्रेसिडेंट ने कंडेम किया है, क्रिटिसाइज, कंडेम मींस क्रिटिसाइज किया किसको? द टेररिस्ट अटैक इन द पहलगाम। इंडिया एंड पैराग्वे रिलेशंस, इंडिया पैराग्वे रिलेशन कब स्टार्ट हुए थे जी हमारे? ये डिप्लोमेटिक रिलेशन कब स्टार्ट हुए हमारे? 1961 में स्टार्ट हुए थे। फ्रेंडली रिलेशंस है हमारे एंड डिफरेंट एरियाज में हमारा कॉपरेशन है, जैसे ट्रेड में, एग्रीकल्चर, हेल्थ, फार्मास्यूटिकल्स, IT सेक्टर में भी है हमारा। पैराग्वे इज एन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर फॉर इंडिया इन द लैटिन अमेरिकन रीजन। सेवरल इंडियन कंपनीज लाइक ऑटोमोबाइल एंड फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैव प्रेजेंस इन द पैराग्वे, ठीक है। नाउ दोनों कंट्रीज में कितना ट्रेड है जी? 2022-23 की जो डेटा है हमारे पास, दैट इज $477 मिलियन। मेन आइटम्स जो हम इंडिया जो है एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू पैराग्वे जो जाते हैं वो कौन सी हैं? मोटर व्हीकल्स एंड एग्रोकेमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल, दवाइयाँ वगैरह, ठीक है। एग्रोकेमिकल्स और मोटर व्हीकल्स मतलब गाड़ियाँ वगैरह बन के वहाँ जाती हैं। और जो हम इंपोर्ट करते हैं बेसिकली क्या इंपोर्ट करते हैं? सोया ऑयल, आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। ये जो मर्कर्सर के साथ इंडिया का पीटीए साइन हुआ था, ये कब हुआ था? ये 2004 के अंदर हुआ था, बट ऑपरेशनल कब हुआ? ये 2009 के अंदर। अंडरस्टैंडिंग पीटीए, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज पीटीए। पीटीए इज एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज वेयर पार्टिसिपेटिंग नेशंस ग्रांट ईच अदर, क्या ग्रांट करते हैं एक दूसरे को? प्रेफरेंशियल एक्सेस। एक्सेस किसको? टू स्पेसिफिक गुड्स बाय रिड्यूसिंग और एलिमिनेटिंग द टैरिफ्स ऑन एग्रीड अपॉन द प्रोडक्ट्स। दिस इज प्रोवाइडेड बाय अ, क्या लिखा है? पॉजिटिव लिस्ट। पॉजिटिव लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एलिजिबल फॉर द लोअर टैरिफ्स और जीरो टैरिफ्स, ठीक है। की फीचर्स क्या होते हैं? टारगेटेड टैरिफ, पीटीए अगर हमारा साइन हो जाए तो क्या क्या फीचर है उसके? एक तो टैरिफ रिडक्शन हो जाएगी, ठीक है। दूसरा पॉजिटिव लिस्ट इज मेंटेन्ड, जिसमें जिन गुड्स के अंदर हम एक दूसरे के बेच सकते हैं, पॉजिटिव लिस्ट की बात हो गई। देन मेंबर कंट्रीज रिसीव्ड फेवर्ड एक्सेस टू द मार्केट ऑफ द अदर मेंबर्स। देन अपार्ट फ्रॉम दैट बेनिफिट्स क्या होते हैं? इट कैन लीड टू इंक्रीज इन द
ट्रेड। और क्या फायदा होगा बताओ, कंज्यूमर प्राइस तो कम हो जाएगा उस आइटम का। बोलो, जब टैरिफ ही नहीं लग रहा तो प्राइस कम नहीं हो जाएगा, तो लोगों को भी इन्फ्लेशन भी नीचे ही रहेगी। बोलो यस और नो। एंड एक्सेस टू द मार्केट्स, तो ये है पीटीए। नाउ एग्जांपल ऑफ पीटीए, तो पीटीए किसके किसके साथ साइन हुआ है जी हमारा, इंडिया एंड मर्कसर पीटीए। और हमारा साक, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जो अभी डिफंक्ट हो रखा है। बताओ क्यों डिफंक्ट हो रखा है? बिकॉज पाकिस्तान जब से टेररिज्म अटैक उसने ये किए थे इंडिया ने, उसकी मीटिंग्स समिट्स क्या हो गए हैं, सस्पेंड हो गए हैं। तो ये डिफंक्ट तो है, बट सार्क कंट्रीज जो हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, तो आज का आपका काम है कि सार्क को पढ़ के आओगे आप। सार्क के अंदर कौन सी कंट्रीज हैं, कब बना था, फर्स्ट सबमिट कहाँ हुआ था और लास्ट सबमिट कहाँ हुआ था। ठीक है, तो हमारा सार्क के साथ भी क्या है, पीटीए, उसको हम क्या बोलते हैं, साप्टा। ठीक है जी, पीटीए विच फैसिलिटेट्स प्रेफरेंशियल ट्रेड विद इन द रीजन। नाउ लेट्स रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड बेनिफिट्स ऑफ पीटीएस। तो कुछ कंट्री के साथ है, कुछ रीजनल जो बॉडीज हैं उनके साथ भी है। जैसे यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा क्या है, ट्रेड प्रेफरेंसेस, ये यूरोपियन यूनियन ट्रेड प्रेफरेंस, इनके साथ भी हमारा पीटीए है। ये हम देख चुके हैं। इंक्रीज ट्रेड, पीटीए का बेनिफिट क्या है, इंक्रीज ट्रेड, लोअर कंज्यूमर प्राइसेस, इंप्रूव मार्केट एक्सेस, इकोनॉमिक ग्रोथ। देन डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट पीटीए एफटीए। तो एफटीए के अंदर क्या होती है बताइए जरा, नेगेटिव लिस्ट ऑफ एक्सक्लूडेड गुड्स, इनको नहीं आप हमारी कंट्री में बेच सकते, उसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, टैरिफ लगा देंगे। पीटीए के अंदर क्या होती है, पॉजिटिव लिस्ट। सीका एंड सीपा, दीज एग्रीमेंट्स कवर गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड मैनीथिंग मोर। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इट इन्वॉल्व्स एलिमिनेटिंग टैरिफ्स ऑन, बताओ ये क्या आता है, वाइडर रेंज ऑफ। तो एफटीए क्या है जी, ये भी एलिमिनेट करता है टैरिफ्स को, बट इट इंक्लूड्स वाइडर रेंज ऑफ ट्रेडेबल आइटम्स एंड इट कंटेन्स नेगेटिव लिस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लूडेड गुड्स। सीपा एंड सीका की अगर बात कर लें तो दे नॉट ओनली कवर ट्रेड इन गुड्स बट ऑल्सो ट्रेड इन सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, अदर एरियाज लाइक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड ई कॉमर्स। मेजर ट्रेड एग्रीमेंट्स ऑफ इंडिया, तो इफ यू सी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद नेबरिंग कंट्रीज, हमारा एफटीए किसके किसके साथ है, तो आप देख सकते हो हमारा एफटीए जो है ये हमारा इंडिया श्रीलंका, हमारा इंडिया और श्रीलंका के बीच में क्या है, एफटीए। इंडिया एंड नेपाल के बीच में भी क्या है, ट्रीटी ऑफ इंडिया नेपाल, ट्रीटी ऑफ ट्रेड। देन इंडिया भूटान एग्रीमेंट ऑन ट्रेड, कॉमर्स एंड ट्रांजिट। रीजनल एफटीएस भी हमारा किसके साथ है, आसियान के साथ। आसियान पता आपको क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जिसमें फिलीपींस और ये आपका कंबोडिया, थाईलैंड, सिंगापुर, ये सारे हैं, है ना। तो इनके साथ देख लो, इसके साथ हमारा क्या है, एफटीए, आसियान, 10 आसियान नेशंस प्लस इंडिया। देन उसके अलावा हमारा साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। देन ग्लोबल सिस्टम ऑफ ट्रेड प्रेफरेंसेस, 41 नेशन प्लस इंडिया, तो ग्लोबल सिस्टम ऑफ ट्रेड, इनके साथ हमारा एफटीए है। किसमें, हाँ बट वो डिफंक्ट हो रखा है ना, हमने देखा तो था, वो डिफंक्ट हो रखा है हमारा। क्या, कुछ नहीं, इट्स जस्ट टू टेल यू व्हाट इज द डिफरेंस। बिकॉज अगर जीके में क्वेश्चन आ गया व्हाट इज पीटीए, व्हाट इज एफटीए, व्हाट इज सीपा, व्हाट इज सीका, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है। नहीं, दे आर नॉट द सेम। सीपा इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव, सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव। देखो यहाँ पर पता चलेगा, सीपा एंड सीका इज ब्रॉडर देन द एफटीएस, addressing the regulatory trade economic aspect comprehensively. With SEPA having, देखो किसका सबसे ज्यादा widest scope है, SEPA having the widest scope including services and investment, while SECA mainly focus on tariffs and TQR rates negotiation. TQR क्या होता है, TQR बताओ, TQR क्या होता है। तो SEPA तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, और सीका जो है मेनली इसके अंदर तो सब कुछ आ जाता है सीपा के अंदर। बट सीईसीए के अंदर क्या आता है, टैरिफ रिडक्शन तो है ही है, बट और क्या है, टीक्यूआर रेट्स नेगोशिएशन। अब आपने क्वेश्चन पूछा था ना, वो भी मैं बताता हूँ क्या है टीक्यूआर। बट आपने क्वेश्चन पूछा सीपा किसके साथ है हमारा, तो किसके साथ है हमारा, देखो वाइडेस्ट एफटीए किसके साथ है हमारा, यूएई, और किसके साथ, साउथ कोरिया, और किसके साथ, जापान के साथ। और सीईसीए किसके साथ है हमारा, सिंगापुर एंड मलेशिया। अब टीक्यूआर क्या है, इसको बोलते हैं, टीक्यूआर की फुल फॉर्म क्या है, टैरिफ कोटा रेट।
मैं बताता हूँ ये क्या है। देखो एफटीए में तो एक लिस्ट बता दी उन्होंने कि इस गुड को जितना मर्जी बेचो, हम टैरिफ नहीं लगाएंगे। टीक्यूआर कहता है कि हम एक क्वांटिटी फिक्स्ड कर रहे हैं, इतनी क्वांटिटी तक आप हमारे देश में बेच लो, उस पर तो हम टैरिफ कम लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। जब आपने इतना कोटा आपका पूरा हो गया, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कोटा पूरा हो गया, आपने इतने गुड्स के वैल्यू के गुड्स जब आपने दे दिए या वॉल्यूम के गुड्स दे दिए हैं, उसके बाद अब आपके ऊपर नॉर्मल टैरिफ्स अप्लाई होंगे। इसको क्या होते हैं? टैरिफ कोटा रेट्स। तो टैरिफ कोटा रेट्स लाइक TQR refers to reduced custom duty rate that applies to a limited quantity quota of goods imported under a trade agreement like सीका। तो सीका के अंदर TQR की बात होती है, लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ गुड्स के ऊपर आपको कोई टैरिफ नहीं लगेगा। तो अ कंट्री एग्रीज टू रिड्यूस इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन सर्टेन गुड्स ओनली अप टू अ फिक्स्ड क्वांटिटी। अ क्वांटिटी बियॉन्ड द कोटा इज चार्ज एट द नॉर्मल और हायर ड्यूटी। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया और मलेशिया के बीच में है ना सीका, तो देखो इंडिया में अलाउ इंपोर्ट ऑफ 1000 टन ऑफ पाम ऑयल एट अ TQR, मतलब 40% ड्यूटी लगाएगा, कम लगाएगा। जब 1000 से ज्यादा अगर किसी ने इंपोर्ट करना है इस कोटा के ज्यादा, देन फिर नॉर्मल कितनी लगेगी? फिर 54% लगेगी। तो वो कोटा जब पूरा हो गया उसके बाद आपके ऊपर जो लगनी है टैरिफ, वो नॉर्मल टैरिफ लगेगा। तो दिस न्यूज इज ओवर। वी हैव कवर्ड टू न्यूज, अभी तक हमने कर लिया। चलो यहाँ से एग्जांपल बताओ, ए कंट्री एंड बी कंट्री, इन दोनों के बीच में एफटी है। चलो बताओ फिर किसने बेचे गुड्स? सपोज करो एक आइटम बेची, एक्स आइटम बेची, इसके प्राइस है सपोज करो 10 रुपीज। चलो हाँ 50 रुपीज की दे रहा है। नहीं 50 की क्यों देगा? ए कंट्री एक सुनो, ए कंट्री अपने प्राइस बढ़ा के थोड़ी देगी। ए कंट्री तो अपने प्राइस तो उतने रख। एक मिनट रुक जाओ, पहले मेरी बात सुन लो, उसके बाद एक्सप्लेन कर देना। इस कंट्री के साथ बी के साथ क्या था? एफटीए। अब ये कंट्री तो चाहती है कि मेरे ट्रेड बढ़े, मेरा ट्रेड बढ़े मेरी, है ना, और जब मेरा ट्रेड बढ़ेगा तो वो तो कॉम्पिटिटिव प्राइस पे दे रहा है। प्राइस इसके बढ़ते क्यों थे? क्योंकि ये बी कंट्री की जब जैसे ही कस्टम ड्यूटी पे आता था तो इसके ऊपर ये लगा देता था 50% टैक्स, तो फिर वो 10 रुपए की चीज कितनी बन जाती थी? महंगी हो जाती थी। अब ये 50% नहीं लग रहा, तो अब ये कितनी वहां पर कितने की बिक रही है? अब ये जो कंट्री ए सी को अगर बेचेगा तो 50 की नहीं बेचेगा, बेचेगा तो उतने की, बट ये टैक्स लगा के यहाँ कितने की बन गई? अब बोलो आगे, 50 रुपीज की बन गई। अब बोलो आगे। समझ में आई बात? जो कंट्री बेची वो क्यों महंगी बेचेगा? वो तो चाहता है कि मेरे गुड्स बिकने चाहिए, मेरे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, मेरी जीडीपी बढ़ेगी और मेरी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी मेरी कंट्री की। वो तो मार्केट एक्सेस चाहता है। वो तो चाहता है कि मैंने अपनी कंट्री में तो बेच लिया, मुझे नई मार्केट मिले, मुझे नए लोग मिले, उनको भी मैं अपनी चीजें बेचूं। तो वो महंगी करके क्यों बेचेगा उनको? वो तो बोलेगा कि मैं तो इतने की दे रहा हूं, आपकी सरकार टैक्स लगा रही है। अब इस वजह से उसके गुड्स वहां नहीं बिकेंगे, क्योंकि उसके गुड्स वहां पर क्या हो जाएंगे? एक्सपेंसिव हो जाएंगे, वो वहां पर नहीं बिकेंगे। जब अगर एफटीए हो जाएगा फिर उसके गुड्स वहां बिकने स्टार्ट हो जाएंगे। क्लोज्ड इकोनॉमी, आई एम नॉट वेरी श्योर, देखना पड़ेगा। पर इसमें इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको। होता क्या है कि जैसे इस कंट्री के साथ ए का बी के साथ है हमारा एफटी, है ना, तो ये कंट्री हमारे कंट्री में गुड्स बेच सकती है ना। अब सपोज करो देयर इज अ कंट्री नेम एज चाइना, चाइना के साथ हमारा कोई एफटी नहीं, क्योंकि उसके गुड्स जो हैं क्वालिटी वाइज एंड प्राइस वाइज सपोज करो सुपीरियर है ना, चीपर है और सुपीरियर भी है सपोज करो, वो इंडिया उसके ऊपर टैरिफ लगा देता है, इसकी वजह से इंडिया में वो बिकते नहीं है। अगर इंडिया टैरिफ हटा दे, इंडिया की डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है वो सारी चौपट हो जाएगी, डिस्ट्रप्शन हो जाएगी। अगर हमारे गुड्स बिकने बंद हो जाएंगे, बिकने वो शुरू हो जाएंगे, क्योंकि क्वालिटी जिसकी अच्छी और प्राइस जिसका कॉम्पिटेटिव वही बिकेगा ना। तो हमारी इंडस्ट्री जो है अगर वो डिटोरेट हो जाएगी या वैनिश हो जाएगी, और अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी भी तो बढ़ेगी, हमारे को गवर्नमेंट को टैक्स का पैसा कहाँ से मिलेगा? ये भी नहीं मिलेगा। अब इंडिया उस कंट्री के साथ कभी भी एफटीए नहीं करेगा जिस कंट्री के गुड्स जो हैं वो उससे कॉम्पिटिटिव और सुपीरियर और चीपर होंगे। समझ में आई बात या नहीं? अब होता क्या है एक्चुअली में, ये इन्होंने एक रीरूटिंग का सिस्टम शुरू कर लिया है। रीरूटिंग का सिस्टम क्या है
कि इस कंट्री और इस कंट्री का तो FTA है, ठीक है, तो इसने गुड्स कहाँ से मंगवाए, चाइना से, और ये चाइना वाले गुड्स कहाँ भेज दिए, क्योंकि यहाँ से इसका था, इसके साथ क्या है, FTA है, तो इनडायरेक्टली गुड्स किस कंट्री के बिके, चाइना के बिके। तो ये रीरूटिंग जो हो रही है ना, इसके लिए अब इन्होंने एक नया सिस्टम निकाल दिया है, इन्होंने लिखा दिया है कंट्री ऑफ ओरिजिन। क्या लिखा दिया, कंट्री ऑफ ओरिजिन। गुड्स के ऊपर क्या लिखाना चाहिए, कंट्री ऑफ ओरिजिन। कंट्री ऑफ ओरिजिन यहाँ लिखा होगा तो पता चल जाएगा कि ये किस कंट्री के, नहीं तो फिर वो अदरवाइज अलाउ नहीं करेंगे। ये तो इनडायरेक्ट रूट बना लिया, FTA ना भी हो फिर भी वो अपने गुड्स बेच ही रहा है, बेच रहा है ना, और बीच में इसको भी फायदा ही हो रहा है, ये बेच के खुद भी कमा रहा होगा कुछ ना कुछ। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है FTA और PTA में। चलो आगे देखें। नेक्स्ट न्यूज इज, ये इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, GST क्या है। GST कलेक्शन क्रॉसेज 2 लाख करोड़ इन मई। तो इससे क्या पता चलता है आपको, अगर GST कलेक्शन 2 लाख करोड़ सिर्फ मई के मंथ में इतनी हुई है, इससे क्या पता चलता है, दैट इकोनॉमी इज ग्रोइंग, GDP इज ग्रोइंग। बोलो यस और नो, ज्यादा गुड्स ट्रांजेक्शन हो रही है, बिक रहे हैं, तभी तो GST कलेक्शन इतनी हो रही है। गुड सर्विस टैक्स फॉर मई कितने हुए, 2.01 लाख करोड़। लास्ट मंथ अप्रैल में कितने हुए थे जी, अप्रैल के अंदर हुए थे 1. ये लास्ट ईयर हुए थे 1.72 लाख करोड़ इन मई। पिछले साल मई के महीने में इतने हुए थे, और इस साल मई के महीने में कितनी हुई है GST कलेक्शन, ठीक है। एंड ये डेटा हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड GST। तो इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा आपका, GST सबसे पहले इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। क्या है ये, इनडायरेक्ट टैक्स। ये डायरेक्ट नहीं है, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है, ये क्या है, इनडायरेक्ट। कोई चीज हम खरीदेंगे उसके ऊपर क्या लगी होती है, GST, ठीक है। GST एक पहली बात ये इनडायरेक्ट टैक्स है। एंड इसने क्या किया, इससे पहले हमारे पास इंडिया में सेपरेट सेग्रीगेटेड टैक्स सिस्टम था, हर एक स्टेट का वैट अलग था, ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स बोलते थे उसे हम। उसके बाद और भी लोकल टैक्सेस जो होते थे, सेस वगैरह अलग था, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग था। तो ये सारे टैक्सेस क्या थे, अलग अलग थे। इसको अमेलगामेट करके क्या बना दिया इन्होंने, सिंगल टैक्स। क्या बना दिया, सिंगल टैक्स। क्यों बना दिया, टू अवॉइड डबल टैक्सेशन। बिफोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST द इशू वॉज डेलिब्रेटेड इन डिटेल बाय द कमेटी ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर्स। तो इन्होंने डिटेल में डिस्कस किया और GST को लेके आए ये। अब सर एक क्वेश्चन तो बन गया इनडायरेक्ट, दूसरा क्वेश्चन है कि बाय विच अमेंडमेंट GST वाज ब्रॉट इन इंडिया, बाय विच अमेंडमेंट। तो भी नोट डाउन करो, 101st अमेंडमेंट। तो 101 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन की जो है, इट ब्रॉट GST इन इंडिया। 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। और इसको हम बोलते हैं वन नेशन वन मार्केट। इन द ईयर 2016 अप्लाई हुआ था ये 2017 से, 2017 से ये अप्लाई हुआ था। वन नेशन वन मार्केट। GST काउंसिल एंड स्ट्रक्चर। अब आप बोलोगे सर ये GST काउंसिल क्या है। GST काउंसिल जो है ये सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है। GST एक्ट के अंदर ये बॉडी जो है कॉन्स्टिट्यूट की गई है। इसका काम क्या है, इसका काम यह है कि इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का फाइनेंस मिनिस्टर होगा, कौन, सीतारमन। और जितनी भी इंडिया में स्टेट्स हैं, सारी स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर बैठेंगे। तो GST काउंसिल में कौन बैठेगा, सेंट्रल का फाइनेंस मिनिस्टर, और जितनी भी स्टेट्स हैं उनके फाइनेंस मिनिस्टर्स बैठ के क्या बातचीत करेंगे कि भाई किस आइटम का GST बढ़ाना है, किसका कम करना है, कितना टैक्स रेट रखना है, किसका बढ़ाना कम करना है, क्या चेंजेस करने हैं। ये किसका काम होगा, GST काउंसिल का। तो GST काउंसिल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है फॉर मेकिंग रिकमेंडेशन टू द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन द इश्यूज रिलेटेड टू द GST। इसको चेयर कौन करता है GST काउंसिल को, ऑब्वियसली यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। सेंट्रल की जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, ये इसको चेयर करेंगे। GST काउंसिल की चेयरपर्सन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ही होगी। बाकी स्टेट के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो उसके मेंबर्स हैं। क्या हो गया, ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके देखो यहाँ पर ये ऐड किया गया है। कौन सा आर्टिकल ऐड किया है, 279A। होनी तो स्टैट्यूटरी चाहिए थी, बट इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके एक आर्टिकल भी तो ऐड किया ना, कौन सा, 279A, जो GST काउंसिल। समझ में आई। तो आपसे पूछ लिया जाए कौन से आर्टिकल के अंदर GST काउंसिल है, तो ये अमेंडमेंट से ऐड हुआ, 101st अमेंडमेंट से ऐड हुआ 279 कैपिटल A। ठीक है, इसके अंदर आपको मैंने दिखा दिया कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं, मिनिस्टर ऑफ, ये सारे होते हैं इसके अंदर। अब फंक्शंस क्या होते हैं इसके, तो 279 आर्टिकल जो ए का सब क्लॉज 4 है,
It says that council will make recommendations to the unions on the issues related to GST, like the goods and services that may be subjected to or exempted from the GST. तो किसको एग्जाम्प्ट करना है, किसके ऊपर कितना टैक्स लगाना है. अब आपको पता होना चाहिए कि कितना रेट, ये जो स्लैब्स हैं इसके कितने हैं बताइए. 4 हैं. कितने हैं? 4. 5%, 12%, 18% एंड 28%. तो 5% किसके ऊपर लगाते हैं? ये एसेंशियल आइटम्स. 12% किसके ऊपर? नेसेसिटीज एंड प्रोसेस फूड. 18% स्टैंडर्ड रेट फॉर मोस्ट गुड्स एंड 28% लग्जरी एंड डीमेरिट गुड्स. डीमेरिट गुड्स कौन से होते हैं? ठीक है, जिनकी नीड नहीं होती. जो डीमेरिट गुड्स होते हैं, दीज आर कंसिडर्ड हार्मफुल और अनडिजायरेबल टू द सोसाइटी. ऐसे गुड्स, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, टबैको, अल्कोहल, गैम्बलिंग, ठीक है, ऐसे डीमेरिट गुड्स आपको पता होने चाहिए. बट सर्विसेज तो है ना, सर्विसेज पे भी तो लगता है ना. ठीक है, तो अल्कोहल, टबैको, तो डीमेरिट गुड्स कौन से होते हैं? दोज गुड्स विच आर कंसिडर्ड हार्मफुल एंड अनडिजायरेबल टू द फॉर द कंज्यूमर्स एंड द सोसाइटी. दोज गुड्स आर कॉल्ड एज डीमेरिट गुड्स. ठीक है जी. हाँ जी, गोल्ड पे आई एम नॉट वेरी श्योर. 18% होएगा, 18% या होएगा, मुझे लगता है 18% होगा. 3% जीएसटी गोल्ड पे. 3% नहीं हो सकता. चलो एनी आओ, वो देख लेंगे कितने. वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट को जीएसटी जो पे होता है और स्टेट गवर्नमेंट को जो दिस बेसिकली जो आप ये ऐसे मान के लो, जो गुड्स ट्रांजैक्शन स्टेट के अंदर हुई तो वो स्टेट जीएसटी लगेगा उसके ऊपर, और सेंट्रल जीएसटी. मेरे को ये जीएसटी के बारे में इतना पता नहीं है, फिर भी एक बार चेक करके बता देता हूँ. आपको पता होगा व्हाट इज. हाँ, अच्छा, फ्लक्चुएटिंग होएगा. सीजीएसटी जो है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है. दिस टैक्स गोज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड विद इन द सेम स्टेट. जब सेम स्टेट के अंदर गुड्स बिकते हैं, देन स्टेट गुड सर्विसेज टैक्स, दिस टैक्स गोज टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड इट इज ऑल्सो अप्लाइड विद इन द स्टेट सेल्स. तो सपोज जैसे कि आपने कोई गुड्स बाय करे, सपोज करो 1000 रुपये के गुड्स बाय करे और 18% उसके ऊपर टैक्स लग रहा है, तो 9% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, 9% स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा. सो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी. आगे देखिए सीएसटी. अच्छा, ये जीएसटी कॉम्पनसेशन क्या है बेसिकली मैं बताता हूँ. ये 2017 में जब ये लॉ आया था ना, और ये नया टैक्स स्ट्रक्चर आया, तो जो स्टेट गवर्नमेंट्स थी वो एप्रीहेंसिव थी कि भाई आप तो ले आए हो जीएसटी, व्हाट इफ कि हमारा जो रेवेन्यू अब हमारे को एग्जिस्टिंग टैक्स सिस्टम से आ रहा है, अगर उससे कम आना शुरू हो गया तो भाई हमें लॉस, रेवेन्यू लॉस होना शुरू हो गया तो क्या करेंगे. तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5 साल की गारंटी दी थी कि हम ये जीएसटी लेके आ रहे हैं, अगर आपका रेवेन्यू लॉस होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कॉम्पनसेट करेगी. तो ये है स्टेट जीएसटी कॉम्पनसेशन टू द स्टेट्स. So when the bill was passed, this bill was also passed to provide compensation to the state for the loss of revenue arising on the account of implementation of the GST. Central grants. Now this is the next news. Central grants Foreign Contribution Regulation Act. 5 साल तक वैलिड. अब जितना प्रेजेंट उनका जो रेवेन्यू बन रहा है वो उनको उतना ही मिलेगा. और आज के टाइम पे जितनी भी ये फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई और इन्होंने सबने बताया कि भाई अब जो प्रेजेंटली स्टेट्स को रेवेन्यू मिल रहा है वो पुराना जो इनका सिस्टम था उतना ही इक्विवेलेंट मिल रहा है, उतना ही मिल रहा है. तो फिर अब कॉम्पनसेशन देना, बट स्टेट्स वर डिमांडिंग कि नहीं, इसको 5 ईयर्स के लिए क्या करो, आगे आप एक्सटेंड करो कि भाई हमें उतना रेवेन्यू लॉस हो रहा है, हमें उतना रेवेन्यू नहीं मिल रहा है. मोर और लेस उतना मिलना शुरू हो गया है.
ये नेक्स्ट न्यूज क्या है जी, सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट्स फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट क्लियरेंस टू दी महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड। ये क्या है, ये एक लॉ है हमारे पास, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। देखो इसका नेम ही बता रहा है, फॉरेन से कंट्रीब्यूशन आती है, बाहर जो एनआरआई बैठे हैं, बाहर जो कंट्रीज में लोग बैठे हैं, वो आपको भेजते हैं पैसे, कंट्रीब्यूशन करते हैं किनको, एनजीओ को। अब जैसे मनुष्यता की सेवा है, यहाँ पर इतनी बड़ी एनजीओ चल रही है, इतने ज्यादा लोग हैं यहाँ पर, आपको कैसे लगता है कि कहाँ से आते हैं, ये कहाँ से चल रहा है सब कुछ? भाई जिन्होंने अपना दसवंध निकालना होता है, जिन्होंने कंट्रीब्यूट करना था सोशल कॉज के लिए, तो वो कंट्रीब्यूशन अपनी बाहर बैठे भी भेजते हैं। तो कहाँ भेजते हैं, उस एनजीओ के अकाउंट के अंदर जाता है। तो वो क्या है, सारी फॉरेन कंट्रीब्यूशन कहाँ से आई हैं, दूसरे देशों से आई हैं। अब दूसरे देशों से जो कंट्रीब्यूशन आई हैं उनको रेगुलेट करने के लिए हमारे पास इंडिया में लॉ है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर उसको रेगुलेट क्यों करना है? भाई फॉरेन कंट्रीब्यूशन अगर किसी एनजीओ को आ रही है तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या प्रॉब्लम है? क्यों? व्हाट? टैक्स तो एक सेपरेट मैटर है, टैक्स नहीं। द मेन थिंग इज, नहीं ब्लैक मनी का भी नहीं मेन इशू पता क्या है, देयर आर लॉट ऑफ एनजीओज इन इंडिया विच आर वर्किंग इन डिफरेंट फील्ड्स। सपोज ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई ह्यूमन राइट्स के लिए काम कर रही है एनजीओ, कोई किसी के लिए कर रही है। अब उनको फंडिंग आती है इंडिया की जो एडवर्स कंट्रीज है ना, इंडिया के अगेंस्ट है, जो जैसे चाइना से आ रही है, पाकिस्तान से आ रही है फंडिंग, एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन विल highlight in the international media, look India, what Indian army is doing in Jammu and Kashmir, look there are lot of human rights violations, look what happens to the minorities in India, minorities की क्या कंडीशन है इंडिया में। मतलब थोड़ा सा एग्जैजरेट करके दिखाना, जिससे इंडिया की जो सॉवरेनिटी इंटेग्रिटी को क्या पैदा हो जाए, खतरा पैदा हो, इंडिया की इमेज खराब हो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि यार ये तो बड़ा काम खराब है कि एनजीओ चल रही है, कॉन्ट्रीब्यूशन कहाँ से आ रही है, इंडिया की जो ओपोनेंट कंट्री, जो हम कह लें कि हम एनिमी कंट्रीज कह लें, एनिमी, चलो एनिमी ना भी बोलो, बट एडवर्स जो है इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जो कंट्रीज हैं, वहां से कंट्रीब्यूशन आ रही है, एंड दीज एनजीओज आर वर्किंग अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। समझ में आई बात या नहीं? तो देयरफॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉ पास कर दिया, कौन सा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन को हम रेगुलेट करेंगे, रेगुलेशन एक्ट। उसमें क्या कर दिया है कि अगर एक कोई एनजीओ, पहले तो उसको एफसीआरए क्लियरेंस मिलनी चाहिए, तभी उसका एक अकाउंट ओपन होगा। अगर एफसीआरए क्लियरेंस मिलेगी, अकाउंट कहाँ ओपन होएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही होना है, और उसका एक ब्रांच है, दिल्ली ब्रांच है या कोई वहीं पे होगा। उसके अंदर आप कोई और फंड नहीं डाल सकते, सिर्फ फॉरेन कंट्रीब्यूशन ही आएगी। अब उसमें आप बोलोगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि वेन एवर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन फ्रीज योर अकाउंट, कि भाई तुम्हारे पैसे फ्रीज करिए। जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया में थी, तो वो अब क्लोज हो गई ना इंडिया से, इट वॉज वर्किंग इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है, तो वो बंद हो गई। क्यों? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसका क्या बंद कर दिया, भाई ब्लड जो होता है, ब्लड सप्लाई बंद कर दी। ब्लड सप्लाई क्या, एक ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए क्या चाहिए, फंड्स, एंड ब्लड सप्लाई पीछे से बंद कर दी। कैसे बंद कर दी, फ्रीज कर दिया अकाउंट। तो फिर ऑपरेशंस कैसे चलेंगे, नहीं चलेंगे ना। तो ये है पूरा एफसीआरए। इसके ऊपर आपको परफेक्ट एक लीगल का क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन जिसको एफसीआरए क्लियरेंस मिलनी चाहिए, कब उसका एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। तो ये लॉ के अंदर जो प्रोविजन है वो पढ़ने के बाद आपको एक पैसेज भी आ सकता है, और उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं कि देयर इज एन एनजीओ व्हिच इज वर्किंग इन दिस फील्ड एंड ऑल दैट। समझ में आई बात या नहीं? अब थोड़ा सा ब्रॉड आइडिया पता चला। अब ये न्यूज़ क्या है, न्यूज़ ये है कि आपको पता अनटाइमली रेन्स, प्री मानसून जो ये आ गया है, प्री मानसून तो नहीं कहेंगे हम, अर्ली मानसून कह लेंगे। अर्ली मानसून आने की वजह से महाराष्ट्र के अंदर ये आपको देखा ना, कितने सारे द रोड्स वर इनंडेटेड एंड कितनी ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है ना वहाँ पर जाके डिस्ट्रक्शन। तो अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कहते हैं रिलीफ फंड, गवर्नमेंट कहती है हमें दो। किससे दो? भाई जो भी बाहर बैठा देशों में, आपका महाराष्ट्र देखो इसमें कितनी ये प्रॉब्लम आ रही है, आप जो अपने मन से क्या कर सकते हो, कंट्रीब्यूट कर सकते हो तो करो। अब उन्होंने बोला कि भाई अगर आपको रिलीफ फंड बनाना है तो बाहर से फंडिंग लेनी है, जैसे कि कोई देना चाहता है तो दे दे डोनेशन, तो उसके लिए पहले क्या चाहिए, एफसीआरए क्लियरेंस। और ये न्यूज़ क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का रिलीफ फंड को क्या दे दी है, एफसीआरए क्लियरेंस। सेंट्रल गवर्नमेंट तो फंड देगी, डिजास्टर जो डिजास्टर होता है उसके लिए देती है, बट इतना नुकसान हुआ तो भाई रिलीफ फंड है, जिसने कुछ डोनेट करना है कर दो, आपकी मर्जी है। Maharashtra Chief Minister Relief Fund has been accorded a license under the Foreign Contribution Regulation Act 2010, making it eligible to receive the foreign funding. As per the law, all association NGOs receiving foreign contribution have to be registered under the FCRA
FCRA लाइसेंस इज अ परमिट इशूड बाय द कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। कहीं से फाइनेंस मिनिस्ट्री को मत टिक करके आ जाना कि फंडिंग की बात हो रही है फाइनेंस मिनिस्ट्री होगी, नहीं नहीं, ये होम मिनिस्ट्री है, वो देखती है कि भाई किसको हमने FCRA क्लियरेंस देनी है, किसको नहीं देनी है। लाइसेंस आर क्रूशियल फॉर NGOs, ट्रस्ट एंड अदर एंटिटीज टू रिसीव फॉरेन फंडिंग फॉर कौन कौन से कॉजेज के लिए फॉरेन फंडिंग मिल सकती है? सोशल कॉज। तो जैसे मनुष्यता की सेवा है, ये सोशल कॉज है ना, बोलो यस और नो। कल्चरल, रिलीजियस एंड एजुकेशनल एक्टिविटीज। Maharashtra Minister Fund aims to provide financial assistance to people affected by the major natural calamities like flood, drought and fire accident etc. केरला इसका क्रिटिसिज्म क्यों कर रहा है? केरला कहता है कि 2018 में जब हमारे केरला में फ्लड्स आए थे तो हमने भी एक फंड बनाया था, तो हम उस टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें FCRA क्लियरेंस नहीं दी थी, और अभी महाराष्ट्र में आया तो महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी की एक गठबंधन की सरकार है, तो आपने उसको क्या दे दी है? क्लियरेंस दे दिया है। और केरला के अंदर ओपोनेंट जो थी, ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट थी, और अभी भी ऑपोजिशन रूल्ड ही है, तो नहीं, कांग्रेस नहीं है वहाँ पर तो उनकी रीजनल पार्टी है वहाँ पर, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ये आप क्या कर रहे हो, ये आपको हम डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट है बिटवीन द स्टेट्स। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट देख लोगे तो आप 2010 में आया, इफेक्ट में आया 2011 के अंदर, एंड ये मेनली आपको मैंने बता दिया फॉरेन कंट्रीब्यूशन, ठीक है, कैसे लेनी है, कब ले सकते हैं, कब नहीं ले सकते। अभी 2010 में नहीं, इसको ना अमेंड किया गया है। 1976 में बना था ये लॉ पहले भी, बट 2010 में इसको अमेंड किया गया है, एंड अमेंडमेंट करके इसकी प्रोविजंस को क्या बना दिया है? स्ट्रिंजेंट, और जो है वो बना दिया है इसको, मतलब आप कह सकते हो स्ट्रिक्ट। सिंपल नहीं बेटे, स्ट्रिक्ट बना दिया है कि किसको रोकने के लिए? मिस यूटिलाइजेशन ऑफ द फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन, उसको रोकने के लिए। की प्रोविजंस क्या है आप देखिए, अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट कैन नॉट ट्रांसफर फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनी अदर पर्सन। द टर्म पर्सन अंडर द एक्ट इंक्लूड्स इंडिविजुअल। तो जिस आपके पास आई है आप किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। देन किसको नहीं मिलेगी फंडिंग? प्रोहिबिटेड कौन है? तो भाई कोई भी जो बंदा कैंडिडेट ऑफ इलेक्शन है, जैसे MPs, MLAs, वो नहीं ले सकते। कॉरेस्पॉन्डेंट, कॉलमनिस्ट, कार्टूनिस्ट, एडिटर, ओनर, प्रिंटर, पब्लिशर ऑफ ये नहीं ले सकते फॉरेन फंडिंग। पब्लिक सर्वेंट नहीं ले सकते, जज साहब नहीं ले सकते, एम्प्लॉय ऑफ अ कॉर्पोरेशन नहीं फॉरेन फंडिंग ले सकते, एनी बॉडी विच इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट वो फॉरेन फंडिंग नहीं ले सकते। तो ये फॉरेन फंडिंग नहीं ले सकते। तो CM के नाम पे थोड़ी है, वो तो रिलीफ फंड बनाया है, लोगों के लिए बनाया है बेसिकली, वो अपने नाम पे थोड़ी ले रहा है फॉरेन फंडिंग की, मुझे दे दो फॉरेन फंडिंग। हाँ जी, फंडिंग कौन ले सकता है? NGOs, या फिर जैसे अभी आपने ये बनाया, ये इन्होंने ये फंड बनाया इन्होंने, तो ये फंड जो है ये बेसिकली बनाया कैलामिटीज़ और इनको डील करने के लिए। तो ये फंडिंग मिल सकती है उन NGOs को मिल सकती है, और या फिर ये आपके यहाँ पर अभी नीचे देखोगे तो आपको पता चलेगा, इसमें जो ऑफिस बेयरर्स होते हैं उनका आधार नंबर देना पड़ता है, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। देन एवरी पर्सन हु हैज़ बीन ग्रांटेड द सर्टिफिकेट जो है वो अपना अकाउंट ओपन करवा सकता है। कहाँ? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। कोई और फंड इसके अंदर आप डिपॉजिट नहीं करवा सकते। देन मैक्सिमम लिमिट फॉर यूटिलाइजिंग फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन, आप अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस पर्पज के लिए जो फॉरेन फंडिंग कितनी यूज कर सकते हो? मैक्सिमम पहले 50% फंडिंग आप अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के लिए यूज कर सकते थे, अपने ऑफिस को चलाने के लिए, एम्प्लॉइज हायर करने के लिए। अब कितनी? सिर्फ 20। तो स्ट्रिंजेंट होगी ही नहीं होगी? बोलो, पहले 50% था, ऑफिस चलाने के लिए जितने मर्जी बंदे रख लो, अब 20% है। देन यहाँ पर कॉन्ट्रावेंशन, अगर इंफॉर्मेशन मिली गवर्नमेंट को और पता चला कि किसी पर्सन ने इस एक्ट के प्रोविजन को कॉन्ट्रावीन किया, वायलेट किया है, देन द गवर्नमेंट कैन डायरेक्ट सच पर्सन नॉट टू यूटिलाइज द रिमेनिंग फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन। सर्टिफिकेट ऑफ सरेंडर की बात है, सस्पेंशन पीरियड की बात है, रिन्यूअल कंडीशंस की बात है। कंट्री तो वैसे फंड नहीं देती है, इंडिविजुअल्स फंड देते हैं। कोई दूसरी कंट्री फंड नहीं देती सीधा डायरेक्टली कि हम फंडिंग दे रहे हैं, इंडिविजुअल्स, उस कंट्री के इंडिविजुअल्स देते हैं। बेसिकली इनडायरेक्टली वो कंट्री की गवर्नमेंट ही किसी तरीके से फंडिंग करवाती है उस NGO को जिसने उन्होंने कोई काम करवाना होता है। इज दैट क्लियर? बोलो। नाउ नेक्स्ट न्यूज इज 2000 बैंक नोट स्टिल अ लीगल टेंडर? क्या 2000 का नोट अभी भी लीगल टेंडर है इंडिया में?
2000 बैंक नोट कंटिन्यू टू बी द लीगल टेंडर, आरबीआई हैज क्लैरिफाइड इन अ प्रेस रिलीज। ठीक है, मई 19 2023 को आरबीआई ने विड्रॉ का अनाउंसमेंट कर दी थी कि हम 2000 के नोट क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं। हाँ जी, एंड हाई वैल्यू 2000 नोट जो थे वो इतने सर्कुलेशन में थे, इतनी वैल्यू के, पर अब 2 इयर्स हो गए हैं उसको डिसर्कुलेट किए, तो अब विड्रॉ कर लिया। अब कितने रह गए हैं सारे टोटल अभी आई थिंक टोटल वैल्यू ऑफ 2000 इतने थे 3.56 लाख करोड़। अब कितने हैं सर्कुलेशन में, 6181 करोड़ जो है मई 31 मतलब बहुत कम रह गए हैं सर्कुलेशन में। क्लीन नोट पॉलिसी है, क्लीन नोट पॉलिसी, उन्होंने बोला कि ये इसकी डुप्लीकेशन हो गई है, काउंटरफीट करेंसी इसकी ज़्यादा बनने लग गई है, जो हायर वैल्यू का नोट है, तो अगर ये काउंटरफीट हो गया तो ब्लैक मनी कितनी सर्कुलेशन में आ जाएगी, तो पहले पता होना चाहिए था इनको जब पहले डीमोनेटाइजेशन की थी। तो अब इन्होंने 2000 के नोट जो है डी सर्कुलेशन का ऑर्डर तो दे दिया, बट अभी स्टिल इट इज़ अ लीगल टेंडर। लीगल टेंडर मतलब ऐसा नहीं कि आप किसी बैंक में चला लोगे जाके, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, सिर्फ कुछ ही ऑफिस हैं, 19 ऑफिस हैं या पता नहीं 17 है, सिर्फ उन्हीं ऑफिस में जाके आरबीआई के जो ऑफिस हैं बस वहीं पे जाके आप उसको दोगे तो वो चलाएंगे, अदरवाइज और कहीं नहीं चलेंगे वो। हाँ जी, हाँ तो अभी रिटर्न करवा लो आप जाके। बेसिकली आपकी आईटीआर जा रही है ना, अब आप आईटीआर भर रहे हो, इनकम टैक्स रिटर्न आपने भरी नील की, आपने बोला कि मेरी तो एनुअल इनकम 5 लाख की, और आप लेके चले गए उनके पास, सर मेरा 50 लाख रुपए ये बदल दो, वो ऑब्वियसली पकड़ गए आप कि आपकी ब्लैक मनी है वो। फिर क्या गंगा में बहाएंगे, जैसे लोगों ने पहले गंगा में बहाए थे 500 के नोट पुराने वाले, जिनकी ब्लैक मनी थी, जिनके पास बुक्स के अंदर वो पैसे नहीं थे, तो वो तो फिर कन्वर्ट करवा ही नहीं पाएंगे, या तो फिर उन्होंने लोग हायर किए थे, लोग हायर कर करके उनको बोला था कि भाई ये बदला ला, इतने पैसे तेरे। हाँ जी, लेबर में, हाँ। तो लाइक दिस है ना, एंड ये अभी भी फैसिलिटी अवेलेबल है, सिर्फ 19 इशू ऑफिसेज हैं आरबीआई के, वहां पर जाके आप इसको रिटर्न अभी करवा सकते हो। ठीक है जी, नाउ लेट्स डिपॉजिट ऑप्शन। नहीं लीगल टेंडर है, बट आप इसको एज मार्केट में नहीं यूज कर सकते, आप जाओगे कोई लेगा ही नहीं। सिर्फ लीगल टेंडर अभी कैसे है, क्योंकि अभी 19 ऑफिसेज के अंदर अभी भी जाके आप, ये फैसिलिटी अवेलेबल है, आप जाके क्या करवा लो, एक्सचेंज करवा सकते हो, या वहां पर जाके आप डिपॉजिट, तो बिल्कुल ही आप ये नहीं कह सकते कि इलीगल टेंडर है, इसका तो अब वैल्यू खत्म होगी। पुराने 500 के नोट अब आप लेके जाओ तो वो तो अभी लीगल टेंडर है ही नहीं। Since October 9, 2023, RBI issue offices are also accepting 2000 banknotes from individuals and entity for deposit into their बैंक अकाउंट। तो 19 इशू ऑफिसेज हैं वहां पर ये ले रहे हैं, या फिर आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी इशू ऑफिस के अंदर पोस्ट कर सकते हो कि ये मैं भेज रहा हूँ आपको। बैकग्राउंड क्या है जी इसका, तो बेसिकली ये जो कंट्री के अंदर हमारे आरबीआई को ये काम दिया गया था फॉर क्रेडिट टू द, ये बेसिकली 2000 डिनोमिनेशन बैंक नोट वाज इंट्रोड्यूस इन नवंबर 2016, और ये जो आरबीआई एक्ट है इसका सेक्शन नंबर 24 क्लॉज 1, ये इसका ऑब्जेक्टिव है टू मीट द करेंसी रिक्वायरमेंट ऑफ द इकोनॉमी इन एक्सपीडिशियस मैनर आफ्टर विड्रॉल ऑफ द लीगल टेंडर ऑफ ऑल 500 एंड 1000 बैंक नोट सर्कुलेशन एट दैट टाइम। उस टाइम पे विड्रॉ कर लिया था। अब आपने पूछा था 2000 का नोट क्यों विड्रॉ किया है, तो क्या पॉलिसी है हमारी, क्लीन नोट पॉलिसी, क्लीन नोट पॉलिसी के अंदर इसको हमने विड्रॉ कर लिया है। ठीक है, और आरबीआई का रोल क्या है जी, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, आरबीआई का रोल मॉनेटरी पॉलिसी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आरबीआई कौन इश्यू करता है करेंसी इंडिया के अंदर, गवर्नमेंट या आरबीआई, बोलो, आरबीआई एंड गवर्नमेंट डिफरेंट है, आप उनको एक मत समझो। आरबीआई इश्यूज करेंसी, आरबीआई हैज बीन एनेक्टेड टू रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट्स, बैंक नोट्स भी आरबीआई इशू करता है, जनरली टू ऑपरेट द करेंसी क्रेडिट सिस्टम ऑफ द कंट्री। Section 3 of the RBI Act says that RBI has been constituted for the purpose of taking over the management of the currency from the central government। तो कौन मैनेज करता है करेंसी को, आरबीआई ही मैनेज करता है। ये क्लीन नोट पॉलिसी, एक्सक्लूसिव राइट्स, प्लीज नोट डाउन, सेक्शन 22 of the RBI provides that RBI shall be the sole right to issue bank notes in India। सिर्फ आरबीआई के पास राइट है बैंक नोट्स इशू करने के। इंडियन रुपी का सिंबल कौन सा है जी बताइए, ऐसे रा इन देवनागरी स्क्रिप्ट, और रा इन देवनागरी स्क्रिप्ट, और इसके ऊपर 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस, 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस, यही है ना इंडियन रुपी। और उसका बताओ यूएस का सिंबल क्या है,
और चाइना का बताओ, युआन। चाइना की करेंसी क्या है? युआन। या इसको हम क्या बोलते हैं? रैन रैन मिन बी, रैन मिन बी, रैन मिन बी भी बोलते हैं, RENMINBI, युआन या रैन मिन बी, युआन। इसका सिंबल ये है, वाई बना के नीचे 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस। फिर आपका वो बताओ, यूरो का बताओ, यूरो। ये है यूरो, ये है यूरो। और ये है पाउंड। और बांग्लादेश का बताओ। हायर वैल्यू की चेक कर लो, चेक कर लो। करेंसी मैनेजमेंट इन इंडिया। भाई अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको कि प्रिंटिंग हिस्ट्री, इंडिया में बैंक नोट कहाँ पर प्रिंट होते हैं, ये क्वेश्चन तो यहाँ से आना ना। बैंक नोट कहाँ पर प्रिंट होते हैं? देखो 1928 से प्रिंट हो रहे हैं। कुवैती दिनार, कुवैत का कुवैती दिनार। द बैंक नोट प्रिंटिंग स्टार्टेड इन इंडिया इन 1928 with the establishment of Indian security press in नासिक। अंटिल द कमिश्निंग ऑफ नासिक के 1928 में नासिक बनी है, नासिक की प्रिंटिंग प्रेस। उससे पहले कहाँ पर छपते थे नोट? यूनाइटेड किंगडम में छपते थे, थॉमस दे ला, जो भी ये जगह का नाम है, वहां पर छपते थे। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी प्रिंटिंग प्रेस बनी है हमारे? नासिक। सेकंड प्रिंटिंग प्रेस कहाँ बनी है बताइए? मध्य प्रदेश के अंदर, देवास के अंदर 1975 में। तो अभी टोटल 4 प्रिंटिंग प्रेसेस हैं। ठीक है, एक तो है नासिक के अंदर, एक है मध्य प्रदेश देवास के अंदर। और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है, डिमांड फॉर द करेंसी इज इंक्रीजिंग, सो देयरफॉर वन मोर प्रिंटिंग प्रेस वाज एस्टैब्लिश्ड एट मैसूरू। कहाँ पर? मैसूरू। और चौथी कौन सी है? साल्बोनी, वेस्ट बंगाल। तो कहाँ कहाँ हो गया बताइए जरा? नासिक महाराष्ट्र के अंदर, देन आपका मध्य प्रदेश के अंदर देवास के अंदर, देन आपका ये मैसूरू के अंदर, एंड वेस्ट बंगाल सल्बोनी में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास अथॉरिटी है कि वो बैंक का डिज़ाइन, ये बैंक नोट्स का डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसको नए नोट्स लेके आ सकते हैं। करेंसी इन सर्कुलेशन कौन सी होती है एक कंट्री में? करेंसी इन सर्कुलेशन में क्या क्या आता है? बैंक नोट्स एज वेल एज कॉइन्स। करेंसी इन सर्कुलेशन। नहीं नहीं, कॉइन की बिल्डिंग गवर्नमेंट करती है। अभी देखते हैं। बैंक नोट्स आर प्रिंटेड एट 4 करेंसी प्रेसेस, 2 ऑफ विच आर ओन्ड बाय द, 2 इनमें से किसके द्वारा ओन्ड है? गवर्नमेंट के द्वारा। और उसको ये भी आप नोट डाउन करो कि उसको मैनेज कौन करता है? SPMCIL, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। SPMC, हाँ जी, ये मैनेज करता है। गवर्नमेंट ओन्ड 2 हैं, एक है आपकी नासिक और एक है आपकी देवास। 2 नासिक और देवास वाली जो 2 हैं गवर्नमेंट ओन्ड है, उसको मैनेज कौन करता है? सिक्योरिटी प्रिंटिंग मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। 2 जो प्रिंटिंग प्रेस हैं, दीज आर ओन्ड बाय रिजर्व बैंक। तो एक आपका जो हो गया मैसूरू में, और एक हो गया सल्बोनी में, सल्बोनी वेस्ट बंगाल। उसको मैनेज कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रान प्राइवेट लिमिटेड। ये दोनों अलग अलग हैं, याद रखना। ये SPMCIL, सिक्योरिटी प्रिंटिंग मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाली हैं, सल्बोनी और मैसूरू वाली, और ये जो SPMCIL जो है, ये आपकी नासिक और देवास वाली। ठीक है, देन कॉइन मिंटिंग फैसिलिटीज कहाँ पर है? ये भी चार जगह मिंट होते हैं। कॉइन्स भी 4 जगह मिंट होते हैं। कहाँ का? मुंबई, हैदराबाद, कैलकाटा एंड नोएडा। नोएडा में, कैलकाटा में, हैदराबाद में एंड मुंबई में। ठीक है, कॉइन्स आर इशूड फॉर सर्कुलेशन ओनली थ्रू द
रिजर्व बैंक इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 38 आरबीआई एक्ट एंड मिंटिंग। अब ये मैंने आपको बताया, इसमें ना पेपर में क्वेश्चन ये आ सकता है कि बताओ जो कॉइन होता है उसके ऊपर एक ना साइन बनाया होता है, कभी भी कॉइन के नीचे देखना, उससे पता चल जाता है कि ये कहाँ पर छपा है, कहाँ पर मिंट हुआ है ये। तो अगर आप नीचे कॉइन के नीचे जो ईयर होता है उसके नीचे अगर आपको ऐसे डॉट या डायमंड जैसी शेप मिलेगी ऐसे, तो इसका मतलब उसकी मिंटिंग कहाँ हुई है, मुंबई में। अगर उसके नीचे स्टार जैसा मिल रहा है तो इसका मतलब उसकी मिंटिंग कहाँ हुई है, हैदराबाद। अगर सर्कल है या फिर कोई मार्क नहीं, इसका मतलब कोलकाता। और अगर स्प्लिट डायमंड है और उसका मतलब नोएडा में। देखना घर जाके, कॉइन जाके देखना, पता चल जाएगा कहाँ कर है। तो डायमंड वाली मुंबई, हैदराबाद वाली स्टार, एंड सर्कल वाली कहाँ होगी, कोलकाता। एंड डॉट इन द डायमंड, डायमंड के अंदर एक डॉट सा हो तो वो कहाँ है, नोएडा। हाउ टू आइडेंटिफाई कॉइन मिंट, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। डायमंड है मुंबई, स्टार है हैदराबाद, नो मार्क मीन्स कोलकाता, एंड डॉट इनसाइड ए डायमंड मीन्स नोएडा मिंट। ठीक है। देन करंट स्टेट एंड सर्कुलेशन अगर आप बात कर लें तो इन वॉल्यूम अगर बात कर लें, 500 जो डिनोमिनेशन का नोट है वो 40.9% वॉल्यूम के हिसाब से देखें सबसे ज़्यादा तो सर्कुलेशन में कौन सा नोट है फिर, 500 वाला। ठीक है। एंड उसके बाद अगर हम बात करें 10 रुपीज़ का नोट सेकंड नंबर पे आता है, 16.4% इसकी सर्कुलेशन है। और कॉइन्स की अगर हम बात कर लें तो 9.6% सर्कुलेशन है। ठीक है।